ओके बच्चों, तो जैसे अपन ने स्टार्ट ही करा था सिक्वेंशियल डीके पढ़ना। सिक्वेंशियल डीके के अंदर में जो प्रैक्टिकली डीके प्रोसेसेस होती है उसके बारे में कुछ बता रहा था आपको कि हमारे पास प्रैक्टिकली 4 तरह की रेडियोएक्टिव सीरीजेस मिलती है। हर सीरीज में क्या होता है, एक एलिमेंट से दूसरा बन रहा है, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, इस तरह से चलती जाती है प्रोसेस। फाइनली कहाँ रुकती है ये प्रोसेस, जब कोई स्टेबल न्यूक्लियाई बन जाए। स्टेबल न्यूक्लियाई लेड या बिस्मथ, आई थिंक लेड या बिस्मथ ये दो ही एलिमेंट है जिससे जाके रेडियोएक्टिव सीरीजेस रुकती है। ठीक है, और ये जो सीरीजेस होती है हमारे टोटल 4 टाइप की दिखती है। 4 टाइप की क्यों दिख रही है हमको, क्योंकि किसी भी सीरीज में अल्फा या बीटा डीके होते हैं। अल्फा डीके अगर होता है तो मास नंबर 4 अमाउंट से कम होगा। बीटा डीके या कोई और भी डीके हो तो मास नंबर चेंज नहीं होता। तो मास नंबर सिर्फ 4 से ही कम होता है। तो मास नंबर की जो प्रॉपर्टी है 4 से डिविजिबल होने की, वो है ना इंटेक्ट रहती है पूरी सीरीज में। अगर पहले एलिमेंट का मास नंबर 4 से डिविजिबल होता है तो हर एलिमेंट का मास नंबर 4 से डिविजिबल हो जाता है, क्योंकि वो 4 से ही कम हो रहा है। सिमिलरली अगर पहले नंबर का मास नंबर पहले एलिमेंट का मास नंबर 4n+1 हो और रिमाइंडर 1 इस तरह का है, तो हर एक एलिमेंट का मास नंबर वो रिमाइंडर 1 ही देता है। इस तरह से हमारे पास है ना जो रेडियोएक्टिव सीरीजेस हो जाएगी, मैं 4 से डिविजिबिलिटी के हिसाब से देखूं तो मेरे पास 4 टाइप के नंबर हो सकते हैं। जिस जो 4 से डिविजिबल हो, 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 बचे, 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 बचे और 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 बचे। इस तरह से देखे तो 4 तरह के मास नंबर की प्रोबेबिलिटी है मेरे पास, तो 4 तरह की रेडियोएक्टिव सीरीज हो सकती है। आ रहा है समझ में, नेचुरली ऑकरिंग हमारे पास 4 तरह की सीरीज मिलती है। क्लियर हो रहा है क्या ये, बताइए, इज इट क्लियर? यस सर। ओके बच्चों, सोना को क्लियर है, प्रिंस को क्लियर है। चलिए, अब हम बात कर रहे थे बेसिकली सिक्वेंशियल डीके की। तो सिक्वेंशियल डीके में क्या होता है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, इस तरह से प्रोसेस चलती जाती है। इस पे अपन आने वाले हैं। अभी अपन ने जो 4 टाइप्स ऑफ रेडियोएक्टिव सीरीज की बात करी, उस पर एक क्वेश्चन और आता है। अगर हमारे पास स्टार्टिंग एलिमेंट दे दिया जाए और एंड का एलिमेंट दे दिया जाए, सीरीज में पहला एलिमेंट और आखिरी एलिमेंट दे दिया जाए, तो हम बता सकते हैं कि बीच में कितनी बार अल्फा डीके हुआ और कितनी बार बीटा डीके हुआ। कितनी बार अल्फा डीके हुआ और कितनी बार बीटा डीके हुआ हम बता सकते हैं। क्यों, क्योंकि मान लो स्टार्टिंग एलिमेंट और एंड एलिमेंट के मास नंबर अगर दिए, तो मास नंबर में जो भी कमी आई होती है वो अल्फा डीके की वजह से होती है। तो जितनी भी कमी है मास नंबर की उसको डिवाइड कर दो 4 से। हर अल्फा डीके में 4 से मास नंबर कम होता है, तो टोटल मास में डिक्रीमेंट डिवाइड बाय 4, वो नंबर ऑफ अल्फा डीके मिल जाएगा, है ना। तो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं कि हमको स्टार्टिंग एलिमेंट दे दिया, एंड एलिमेंट दे दिया, तो कितने अल्फा डीके हुए, कितने बीटा डीके हुए निकालो। तो नंबर ऑफ अल्फा डीके हम निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ अल्फा डीके हम निकाल सकते हैं टोटल डिक्रीमेंट इन मास, मास डिक्रीमेंट डिवाइड बाय 4। जितना भी मास में डिक्रीमेंट हुआ है उसको जस्ट 4 से डिवाइड कर दो, तो उससे आपको क्या मिल जाएगा, कितने हमारे पास अल्फा डीके हुए। ये समझ में आ रहा है क्या, क्यों पता चल जाएगा अपन को, बताओ, बताइए, ये समझ में आ रहा है क्या। जितना भी मास में कमी हुई है बाय 4 सर कर दो, नहीं है। जितना भी मास में डिक्रीमेंट हुआ है बाय 4 कर दो, यू विल गेट नंबर ऑफ अल्फा डीके। व्हाई, बिकॉज इन ईच अल्फा डीके मास विल डिक्रीज बाय अमाउंट 4। मान लो x अल्फा डीके हुए तो 4x का डिक्रीमेंट होगा, तो डिक्रीमेंट इन मास डिवाइड बाय 4 शुड बी द नंबर ऑफ अल्फा डीके। तो सर यहाँ पे यहाँ पे बीटा डीके भी तो होगा। हाँ, बीटा डीके में मास कम नहीं होता ना, लेकिन मास की कमी से अल्फा डीके में होती है ना, बताओ। और और सर फिर यहाँ पे गामा डीके भी होगा। तो सर ये उससे भी मास चेंज अल्फा नहीं डीका, होता, उससे तो भी सर मास यहाँ चेंज अल्फा नहीं डीके होता, का कहीं। उससे भी मास चेंज नहीं होता। मास किससे चेंज होता है ये बताओ। अल्फा डीके की प्रॉपर्टी है कि उसमें मास नंबर अमाउंट 4 से कम होता है। तो जितना भी मास मास डिके नंबर का डिक्रीमेंट हुआ है उसको 4 से डिवाइड कर दो, तो इतने अल्फा डीके बीच में हुए होंगे। हम सीक्वेंस नहीं बता सकते कि कब कब हुआ होगा, और कितने हुए होंगे हम आसानी से बता सकते हैं। आ रहा और है? और सर नंबर और बीटा डीके सर दिए हुए होंगे। हाँ, शांति शांति शांति, अभी अल्फा समझ में आया। आ गया सर। अच्छा, ओके, सभी को क्लियर है अल्फा डीके कितने हुए, कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ अल्फा डीके सर कैसे निकालेंगे, मास में सर कितना डिक्रीमेंट हुआ बाय 4। हाँ बोलो।
सर ये मास डिक्रीज सर दिया रहेगा कि नहीं, ये भी निकालना पड़ेगा? मास डिक्रीज का मतलब क्या है, मास में कितनी कमी आई, तो अगर स्टार्टिंग एलिमेंट का मास दे दिया, आखिरी वाले एलिमेंट का मास दे दिया, तो इनका मास देख कर डिफरेंस नहीं ले सकते अपन? ले लेंगे सर, ले लेंगे। है ना, आसान सी चीज है तो। यस सर, थैंक यू चलो, सर। तो नंबर ऑफ अल्फा डीके निकालना बहुत आसान है। अब बीटा डीके का नंबर कैसे निकालें, इस बात पे आते हैं। देखो अल्फा डीके में एटॉमिक नंबर कितने अमाउंट से चेंज होता है, बताओ? अल्फा डीके में एटॉमिक नंबर कितने अमाउंट से चेंज होता है, बताओ? बिल्कुल सही त्रिलोक, अल्फा डीके में एटॉमिक नंबर 2 अमाउंट से चेंज होता है, बाय 2 डिक्रीज होता है ना? बीटा डीके में एटॉमिक नंबर का क्या होता है? बीटा डीके में एटॉमिक नंबर का क्या होता है? डिक्रीज। अरे कितना, बीटा डीके में एटॉमिक नंबर क्या होता है? डिक्रीज इंक्रीज कितना होता है? बिल्कुल सही त्रिलोक, बाकी बच्चे बताओ सही सही, बीटा डीके में क्या होता है एटॉमिक नंबर का? 1/4 डिक्रीज। अरे 1/4 थोड़ी डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है बीटा डीके में एटॉमिक नंबर। क्या बात कर रहे हैं यार अपन, बीटा डीके पढ़ाई कि नहीं हमने? पढ़ा है सर। है ना? तो जब बीटा डीके होता है तो कोई एलिमेंट सपोज एक्स है, उसका एटॉमिक नंबर जेड, मास नंबर ए, मास नंबर सेम रहता है, एटॉमिक नंबर एक से बढ़ जाता है और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है बीटा डीके में, साथ में एंटी न्यूट्रिनो निकलता था। कुछ याद आ रहा है बीटा यस डीके सर, की रिएक्शन? यस सर। तो इन दिस रिएक्शन एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर एक से बढ़ जाता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1 इन बीटा डीके। या चलो, अब अल्फा डीके में 2 अमाउंट से कम होता है ना, और बीटा डीके में 1 अमाउंट से बढ़ता है। अब जितने अल्फा डीके हुए तुम्हें पता है कितने हुए, दिख रहे ना? यस सर। तो इनटू 2 कम होना चाहिए था एटॉमिक नंबर, सही बात है क्या? पहले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता है, आखिरी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता है, डबल ऑफ अल्फा डीके, अल्फा डीके का नंबर जितना उसका डबल, इतना डिक्रीज होना चाहिए था एटॉमिक नंबर में, सही बात है क्या? चलो मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ ना सबसे अच्छा। तो फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया कि स्टार्टिंग का एलिमेंट कुछ ऐसे रैंडमली ले रहा हूँ, 253 और मास नंबर सपोज इसका 81 ऐसा था, 81 नहीं 90 95 ले लेते हैं। ये कन्वर्ट हो रहा है सपोज y में, और y का अपन ले लेते हैं क्या ले लूं, 228 ले लेते हैं, एक तो मास नंबर, और एटॉमिक नंबर ले लेता हूं मैं 86, एटॉमिक नंबर मैंने ले लिया 86। अब मैंने पूछ लिया कि बीच में कितने अल्फा डीके हुए कितने बीटा डीके हुए, बताओ? मैंने पूछ लिया बीच में कितने अल्फा डीके हुए और कितने बीटा डीके हुए, बताओ? नंबर ऑफ अल्फा डीके कैसे निकालते हैं, मास का डिक्रीमेंट बाय 4, मास का डिक्रीमेंट कितना हुआ है जल्दी बताओ? मास का डिक्रीमेंट कितना हुआ है जल्दी बताओ? मास का डिक्रीमेंट कितना हुआ है जल्दी बताइए? 9। मास का डिक्रीमेंट, इसे क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। हाँ, और ये ऊपर वाला क्या रहता है? मास नंबर। मास नंबर। तो मास का डिक्रीमेंट मतलब किसका डिफरेंस बताओगे? 253 - 228। हाँ, क्या आएगा? 25। यस, वेरी गुड, सभी बच्चों को 25। का रिप्लाई है मेरे पास, यस 25। तो 25 अमाउंट से मास डिक्रीज हुआ, वो 4 के अमाउंट से कम होना चाहिए था, मेरे से थोड़ा गलती हो गई देने में। 25 को एक काम करते हैं अपन 24 कर लेते हैं, तो इसको 229 कर देते हैं। अब डिफरेंस कितना आएगा? 24 है ना, अब 24 आएगा, है ना, क्योंकि मास नंबर में 4 का मल्टीपल का ही डिक्रीमेंट आ सकता है, और मेरे से देने में गलती हो गई थी। तो 24 अमाउंट से मास नंबर कम हो रहा है, डिवाइड बाय 4 कर दो, क्या आएगा? 6। तो 6 अल्फा डीके हुए, कितने अल्फा डीके हुए? ठीक है, इतनी बार अल्फा डीके हुए। हर अल्फा डीके में मास नंबर 4 से कम होता है, एटॉमिक नंबर कितने से कम होता है? एटॉमिक नंबर
एक अल्फा डीके में एटॉमिक 9 नंबर, सर अल्फा सर इसमें डीके 9 में हुआ है। एटॉमिक नंबर, शांति, मेरा क्वेश्चन समझ लो, अल्फा डीके में एटॉमिक नंबर कितने अमाउंट से कम होता है? अल्फा डीके में एटॉमिक नंबर कितने अमाउंट से कम होता है? 1/2। 2 से कम होता है एटॉमिक नंबर। 1/2 कैसे बोल रहे हो? समझ नहीं आया मेरे को। अल्फा डीके की रिएक्शन क्या होती है? X से कोई एलिमेंट बना, ए से, ये अल्फा डीके तो याद होना चाहिए ना, ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको। अल्फा डीके में एटॉमिक नंबर 2 अमाउंट से कम होता है। 1/2 किससे कहा यार आपने? मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। सर 2 से कम होता है। हाँ 2 से 2 से कम होता है। तो 6 अल्फा डीके हुए, तो कितना कम होना चाहिए था एटॉमिक नंबर? 4 6 अल्फा पार्टिकल निकले हैं, हर अल्फा पार्टिकल के निकलने से एटॉमिक नंबर 2 से कम होता है। तो 6 अल्फा पार्टिकल के निकलने से कितने 3 अमाउंट से कम? 3 हर अल्फा डीके में एटॉमिक नंबर 2 अमाउंट से कम होता है। 6 अल्फा डीके हुए तो कितने अमाउंट से कम होगा? बहुत आसान। आप दिमाग पे ज्यादा टेंशन क्यों ले रहे हो? सरल सा क्वेश्चन है। चॉकलेट बना के बोलूंगा तो अभी आ जाएगा। एक चॉकलेट खरीदने के लिए जैसे 2 रुपए निकलते हैं, 6 चॉकलेट खरीदने में कितने रुपए निकालना पड़ेगा? 12 तो फिर अभी क्या बोलने में दिक्कत हो रही थी? 6 अल्फा डीके हो रहे हैं, हर अल्फा डीके में 2 18 हाँ 12 हाँ, सिंपल सी बात है। हर अल्फा डीके में 2 एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो जाता है। एटॉमिक नंबर में 2 से डिक्रीमेंट होता है। 6 अल्फा डीके है तो टोटल 12 से डिक्रीमेंट हो जाएगा। 12 से डिक्रीमेंट होना चाहिए। यहाँ कितने से डिक्रीमेंट है? इस क्वेश्चन में कितने एटॉमिक से? नंबर में हाँ 9 का है। 9 का डिक्रीमेंट है। होना चाहिए कितना था? 12 का। पर दिख कितना रहा है? 9। मतलब 9 12 से कम होके कितना बढ़ गया? 12 से कम होके, सर ये तो कम हो गया ना, 9 आया। हाँ तो 3 बढ़ गया। डिक्रीमेंट होना चाहिए था 12 का, पर दिखा 9 का। मतलब किसी ने 3 यस यूनिट से बढ़ा 3 दिया बढ़ गया। एटॉमिक नंबर को। यस सर यस। समझ में आया? तो कौन बढ़ाता है एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर किस मास डीके से नंबर। बढ़ता है? हाँ, मास। एटॉमिक नंबर किस डीके से कम होते हैं? कम किस डीके से बढ़ता है? पूरा बीटा डीके। बीटा यस डीके में बीटा एटॉमिक डी नंबर बढ़ता है। एटॉमिक नंबर 3 अमाउंट से बढ़ा तो कितने बीटा डीके हुए? 3। कैसे निकाला नंबर ऑफ बीटा डीके? वो निकाला मैंने कि अल्फा डीके का जो नंबर था इंटू 2 इंटू नंबर ऑफ अल्फा डीके, नंबर ऑफ अल्फा डीके माइनस जो भी डिक्रीमेंट हुआ था एटॉमिक नंबर में, डिक्रीमेंट इन एटॉमिक नंबर। ये डिफरेंस ले लो तो बीटा पार्टिकल का नंबर मिल जाएगा। नंबर ऑफ बीटा डीके। बेसिक लॉजिक है, बहुत सरल सी चीज है ना। आप ज्यादा दिमाग में टेंशन मत लो, बहुत आसान चीज है भाई। अल्फा डीके होता है तो मास नंबर कम होता है और एटॉमिक नंबर भी कम होता है। बीटा डीके होता है तो मास नंबर कम नहीं होता, केवल एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। अब आपको ये सोचना है क्वेश्चन में कि कितना मास नंबर डिक्रीज हुआ। जितना मास नंबर में डिक्रीज हुआ, मास नंबर डिक्रीज सिर्फ अल्फा डीके की वजह से होता है, तो डिक्रीमेंट इन मास नंबर, और हर अल्फा डीके में 4 से डिक्रीज होता है मास नंबर, तो बाय 4 करोगे तो नंबर ऑफ अल्फा डीके मिल जाने चाहिए। नंबर ऑफ अल्फा डीके के लिए बहुत आसान चीज हो जाएगी। हर अल्फा डीके में 4 से डिक्रीज होता है मास नंबर, तो डिक्रीमेंट इन मास नंबर बाय 4 शुड बी द नंबर ऑफ अल्फा डीके। समझ में आई बात? ये चीज समझ में आई? यस सर। है ना। फिर नंबर ऑफ बीटा डीके निकालने के लिए क्या करेंगे? अल्फा डीके में एटॉमिक नंबर भी कम होता है। कितने से? पर अल्फा डीके 2 से कम होता है। तो टोटल कितना डिक्रीमेंट हुआ देखो। 6 अल्फा डीके है तो 12 से डिक्रीमेंट होना चाहिए था। यहाँ तो 9 का ही हुआ। 9 का ही हुआ, 12 से क्यों नहीं हुआ? किसी ने 3 से बढ़ा दिया। बढ़ाता कौन है? बीटा डीके। कितने से बढ़ाया? 3 से। तो कितने बीटा डीके होने चाहिए? 3। इसका मतलब नंबर ऑफ बीटा डीके कैसे निकाल सकते हैं? अल्फा डीके का नंबर इंटू 2, इतना डिक्रीमेंट होना चाहिए था, माइनस एक्चुअल डिक्रीमेंट कितना है, तो जितना डिफरेंस आया उतना बड़ा, वो बड़ा किसने करा होगा? बीटा ने। सिंपल। लॉजिकली सोचो, बहुत आसान है। चलो, तो कितने अल्फा डीके हुए, कितने बीटा डीके हुए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। हमें एक स्टार्टिंग एलिमेंट दे दिया, एक एंड का एलिमेंट दे दिया, वो बोला इनमें रेडियोएक्टिव सीरीज चल रही है, और बताइए इनके बीच में कितने अल्फा कितने बीटा डीके हुए होंगे। अब हम सीक्वेंस तो नहीं बता सकते कि कब कौन सा हुआ होगा। मैं ये तो नहीं बोल सकता कि अल्फा के बाद बीटा हुआ कि अल्फा ही हुआ, क्या हुआ है मैं नहीं बता सकता, पर नंबर तो बता सकता हूँ।
एग्जैक्टली बीच में कितनी बार अल्फा और कितनी बार बीटा पार्टिकल निकले हैं ये बता सकता हूँ। आ रही बात समझ में? आ गई सर। ओके बच्चों, थैंक यू। चलिए अब ये तो अपन ने कुछ चीजें पढ़ ली, तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो गई एक तरह से। केमिस्ट्री में आते देखो ऐसे क्वेश्चन ज्यादा, फिजिक्स में तो बहुत रेयर आते। फिजिक्स में पूछने के लिए और भी चीजें है, केमिस्ट्री में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। कोई बात नहीं, फिजिक्स में आए तो भी अपन कर सकते हैं। अब तो ये चीज याद रखना। उसके बाद अपना मेन चीज जो हमको पढ़ना थी वो था इनका पार्टिकल का नंबर कैसे चेंज हो रहा होगा विद टाइम। पार्टिकल का नंबर टाइम के साथ कैसे बदल रहा होगा, तो उस चीज पे आते हैं। ठीक है, उस चीज पे आते हैं। सपोज ये जो प्रोसेस हो रही है, ये जो प्रोसेस हो रही है, अब इस पे ध्यान दे रहे हैं अपन। तो मैं इधर लिखता हूं। सपोज हमारे पास प्रोसेस हो रही थी कि ए से बी बन रहा है और बी से सी बन रहा है। लेट एज्यूम ये प्रोसेस पूरी की पूरी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। असली में भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही होती है। ए से बी बनने की प्रोसेस λ1 डी के कांस्टेंट से हो रही है, बी से सी बनने की प्रोसेस λ2 डी के कांस्टेंट से हो रही है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए पार्टिकल के टूटने का जो रेट है माइनस डी एन ए बाई डी टी, उसको लिख सकते हैं हम λ1 इंटू एन ए। ये समझ में आ रहा है? नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ ए डिक्रीज हो रहे होंगे, किस रेट से डिक्रीज हो रहे होंगे वो लिख दिया मैंने। बी पार्टिकल से सी बन रहा है, तो सी के बनने का रेट उसको लिख सकता हूं मैं λ2 इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ बी, ऐसा लिख सकता हूं। और जो सी है ना उसके साथ दिक्कत ये क्या, वो बन भी रहा है और वो डीके भी हो रहा है। तो सी के जो पार्टिकल होंगे, सॉरी बी के जो पार्टिकल होंगे वो बन रहे हैं ए के टूटने से, तो ये होना चाहिए ए के टूटने की वजह से बने। किस रेट से बने? वो इस रेट से बने, माइनस टूट भी गए वो। तो नेट में बी का नंबर इस तरह से चेंज होना चाहिए। बी के पार्टिकल बन भी रहे हैं, ए की वजह से वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, और बी से सी बनने की वजह से वो डीके भी हो रहे हैं। उनके बनने का रेट वही हो जाएगा जो ए के टूटने का रेट था, और जो सी के बनने का रेट था वो बी के टूटने का रेट हो गया। तो बी के पार्टिकल का नंबर का नेट रेट ऑफ चेंज, ये इक्वेशन देखिए मुझे बताओ, आ रहा समझ में? क्या इक्वेशन समझ में आ रही है? क्या लिखा है मैंने? यस सर। मैंने पूरी प्रोसेस को माना कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना। अब मान लेते हैं लेट एट टी इक्वल टू 0, मान लेते हैं 0 टाइम पर केवल ए था और कोई था ही नहीं। ए के पार्टिकल एन नॉट थे, बी के 0 और सी के 0 थे। और किसी समय टी पर ए के पार्टिकल हो गए एन ए, बी के हो गए एन बी, सी के हो गए एन सी, ऐसा हो गया। अब मुझे इनकी वैल्यूज बतानी है, ए बी सी का नंबर क्या बताना है। तो चलो बताते हैं। बाय फर्स्ट इक्वेशन, पहले इक्वेशन को लेके आओ। क्या लिखा है? माइनस डी एन ए बाय एन ए इक्वल टू λ1 dt, ये हो जाएगा। ठीक है, ये आएगी ना इक्वेशन। इज इट क्लियर? यस सर। है ना। मैंने क्या करा है, बस पहली इक्वेशन वापस लिखी है यहाँ पर और उसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया है। मैंने एन एक तरफ ले गया, dt उधर ले गया। इसे तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, हमने करा भी है पहले इस तरह की इक्वेशन को इंटीग्रेट। इसकी लिमिट भी पता है, 0 टाइम पे na का नंबर था n नॉट और t टाइम पर na का नंबर n है, तो मैं na की इक्वेशन निकाल सकता हूँ। तो आ जाएगी मेरे को, इसको सॉल्व करके निकालते हैं तो आ जाएगी हमारे पास na शुड बी इक्वल टू n नॉट की पावर माइनस λ1 t। ये पार्टिकल 1 या ए के जो पार्टिकल है उनके नंबर की इक्वेशन आ गई मेरे पास, Na के नंबर की इक्वेशन मिल गई मुझे। चलो अब बी के बात करते हैं अपन। नाउ बी के लिए इक्वेशन क्या थी? λ1 इंटू Na की इक्वेशन रख देता हूँ, एक काम करता हूँ मैं, माइनस λ2 NB, यही थी ना।
यही थी ना? अच्छा ठीक है, थोड़ा सा यहाँ शाइन कर रहा है क्या? बस यहाँ इतना सा होगा, है ना? यस सर, दिख रहा है सर वो क्या लिखा है वहाँ पे भी। हाँ दिख रहा है वो, ठीक है। यहाँ पे dNc/dt लिखा था इक्वल टू लैम्डा टू एनपी, थोड़ा बड़ा कर दिया तो वो अब शायद अच्छे से दिख रहा होगा। तो ये इक्वेशन, एक काम करता हूँ, इस लैम्डा टू एनपी को इस साइड लाता हूँ, तो ये इक्वल के इस साइड लिखा गया लैम्डा टू एनपी को, तो इसको रीअरेंज करता हूँ, यहाँ लिख दिया लैम्डा टू एनपी, जो इधर नंबर लिखा था उसको एज लिख दिया मैंने लैम्डा वन एन और एन का नंबर था एन नॉट e की पावर माइनस लैम्डा वन टी। अब थोड़ा मैथमेटिक्स लगाना पड़ेगा। दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको सॉल्व करते हैं तो उसका एक तरीका होता है सॉल्व करने का। अब वो तरीका आपको मैथ्स में सिखाएंगे, अभी तो मैं जो ट्रिक होती है इसको सॉल्व करने की उससे कर देता हूँ, और आप मैथ्स में सीखना इसका तरीका क्या होता है, ठीक है। ये दो चीजों का मुझे प्रोडक्ट जैसा लग रहा है ना, दो चीजों का प्रोडक्ट जैसा लग रहा है, और यहाँ एनबी का डिफरेंशिएशन है और वहाँ एनबी को छोड़ा हुआ है, वहाँ एनबी को छोड़ा हुआ है, और ये लैम्डा टू आ गया। हाँ टी मान लेंगे। हाँ, वहाँ कुछ कुछ है जिसका डिफरेंशिएशन करके लैम्डा टू आया है। अच्छा, यहाँ पर भी वही चीज होना चाहिए, और ऐसा लग रहा है जैसे उसे कॉमन ले लिया। तो एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं e की पावर लैम्डा टू टी से, इससे जरा मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करो तो देखो क्या आएगा। यहाँ आ जाएगा e की पावर लैम्डा टू टी इंटू डी एन बी बाई डी टी प्लस लैम्डा टू इंटू ई टू द पावर लैम्डा टू टी, फिर एन बी, और उधर तो लग गया लैम्डा वन एन नॉट e की पावर लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन इंटू टी। अब तुम इधर वाली चीज जो देखोगे ना, तो एक प्रोडक्ट रूल दिख रहा है, e की पावर लैम्डा टू टी को छोड़ा nb का डिफरेंशिएशन, फिर nb को छोड़ा और e की पावर लैम्डा टू टी का डिफरेंशिएशन कर दिया, तो वो वही आ जाएगा, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, पर x के इनटू में कुछ था तो उससे आगे मल्टीप्लाई हो गया। तो ये ऐसा नहीं लग रहा है प्रोडक्ट रूल कर दिया, है ना? यस सर। हाँ प्रोडक्ट रूल कर दिया, बिल्कुल सही लोग। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ nb इंटू e की पावर लैम्डा टू टी विद टाइम। इसे असल में हम टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, प्रोडक्ट रूल। उधर लिखा है लैम्डा वन एंड नॉट e की पावर लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन इंटू। अब ये dt को वहां ले जाके इंटीग्रेट कर लेते हैं, चलो dt को उधर भेज के इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो ये जो पुरानी चीजें थी मैं इधर के हटा रहा हूँ, है ना, अब मुझे उसका इंटीग्रेशन करना है, हटा दो इधर की। यस सर। हाँ जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा पेन भी लाइट हो रहा है। चलो इधर की चीजें हटा रहा हूं मैं, है ना। तो ये जो इक्वेशन बन गई मेरे पास, ये तो dt को वहां ले जाते हैं, तो इधर बचेगा मेरे पास सिर्फ डिफरेंशियल ऑफ d ऑफ nb e टू द पावर लैम्डा टू टी इज इक्वल टू लैम्डा वन एंड नॉट e टू द पावर लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन इंटू टी एंड dt। अब मैं दोनों साइड इजीली इंटीग्रेट कर सकता हूं और मैं लिमिट लगा सकता हूँ। यहाँ dt मतलब टाइम के साथ इंटीग्रेशन है, तो टाइम की लिमिट लगा सकता हूँ, 0 से लेकर t तक वेरी कर रहा है। अब यहाँ ये वाला एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन की लिमिट लगानी मुझे। अच्छा, इस एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ पार्टिकल b मल्टीप्लाई में t को अगर मैं 0 डालूंगा तो ये तो हो जाएगा 1, और ये क्या होगा nb, nb का नंबर t इक्वल टू 0 पे क्या है, nb का नंबर t इक्वल टू 0 पे क्या है, 0 था, 0। तो इसकी लिमिट क्या होना चाहिए, ये जो एक्सप्रेशन है ये t इक्वल टू 0 पे 0 होना चाहिए, और किसी जनरल टाइम t पर इसके पूरे की वैल्यू वो t लिख देते हैं अपन, जो भी वैल्यू है वो डाल देंगे अपन, है ना। तो इंटीग्रेट कर देते,
dx का इंटीग्रेशन x आता है तो d ऑफ दिस एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन ये आ जाएगा nb इंटू e टू द पावर लैम्डा टू टी, और इसमें लिमिट है कि 0 से t तक। 0 डालने पे nb 0 होने वाला है तो आप देख लेना वो। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास लैम्डा 1 एंड नॉट e की पावर लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 t, और लिमिट रखेंगे t रखेंगे तो ये पूरा बनेगा, 0 रखेंगे तो यहाँ पे 0 डालना पड़ेगा, और इसको अगर आप 0 सब्स्टिट्यूट करोगे ना तो क्या आने वाला है माइनस लैम्डा 1 एंड नॉट, ये आ जाएगा। यहाँ पे लिमिट डाल दो तो यू विल गेट nb इंटू e टू द पावर लैम्डा 2t माइनस 0 डालने पे nb 0 हो गया तो ये बचेगा बस, और वहां पे देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है लैम्डा 1 एंड नॉट e की पावर लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 इंटू t माइनस लैम्डा 1 एंड नॉट। लैम्डा 2t से अब सब में डिवाइड कर दो तो nb का नंबर मिल गया, nb आ गया लैम्डा 1 एंड नॉट e की पावर लैम्डा 2t से डिवाइड करा तो माइनस लैम्डा 1t बचेगा, मैं ये कॉमन ले लेता हूँ ना इसको, और यहाँ बचेगा e की पावर माइनस लैम्डा 2t। फाइनली ये एक्सप्रेशन आ गया। तो नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ बी की मेरे पास टाइम के साथ इक्वेशन बन गई, यहाँ माइनस लैम्डा 1t वहां माइनस लैम्डा 2t, देख लीजिए आ रहा समझ में? क्या इक्वेशन समझ में आ रही है? सर ये इंटीग्रेट किया तो लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 डिवाइड होगा। अच्छा यहाँ मैंने इंटीग्रेशन करना ही समझा, बिल्कुल सही बोला आपने। लैम्डा 2 एंड नॉट तो कांस्टेंट है, e की पावर x का e की पावर x आएगा और डिवाइड बाय उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा मुझे जो t के इनटू में, बिल्कुल सही कहा, मुझसे गलती हो गई थी। तो यहाँ पे इस पूरे के डिवीजन में लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 भी है तो यहाँ पे लिख सकते हैं। अब ठीक है क्या? अब यस ठीक है सर। देखो, हाँ चलो, तो ये आ गई नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ बी की इक्वेशन मेरे पास, बी के पार्टिकल की भी टाइम मेरे पास इक्वेशन मिल गई। अब जरा इसके अंदर पहला और दूसरा टर्म देखिए, ये टर्म टाइम के साथ है ना माइनस लैम्डा 1, ये डिक्रीज हो रहा है विद टाइम, ये भी डिक्रीज हो रहा है, और इनका डिफरेंस है, तो इनका डिफरेंस के बारे में आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते, इनका डिफरेंस डिपेंड करेगा लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का क्या रिलेशन है, उससे डिपेंड करेगा कि क्या होना चाहिए। पर t को 0 डालो तो दोनों 0 होने से 0 आएगा नंबर, दोनों के 0 होने से, सही है ना? दोनों के 0 होने से 0 आ जाएगा नंबर। चलिए, तो अब नंबर ऑफ पार्टिकल बी की इक्वेशन मिल गई है, अब इसका मैं ग्राफ बना दूं। तो इन दोनों टर्म का अगर हम देखिए ग्राफ बनाएं, अब इसका ग्राफ मुझे आपको बताना ही पड़ेगा, मतलब क्योंकि इसका ग्राफ आपको मैथ्स में इस तरह का शायद पता नहीं, आपको बताया कि नहीं, तो इसका ग्राफ मैं बता देता हूं आपको। इसका ग्राफ तो इस तरह का आता है, इनिशियली 0 से स्टार्ट होगा, t0 पे डालेंगे तो दिख रहा है हमको, यहाँ पे t0 रखेंगे तो 0 से स्टार्ट होगा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ बी इनिशियली 0 होंगे, और बीच में किसी एक पॉइंट पे मैक्सिमम आ जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम पे भी देखेंगे तो दोनों इंफिनिटी की तरफ जाएंगे तो 0 होना चाहिए, तो बीच में ज्यादा ही होना चाहिए ऑफकोर्स। जब बहुत लंबे समय बाद देखेंगे तो ये दोनों जो नंबर है दोनों ही 0 को टेंड करेंगे, दोनों का 0 की तरफ टेंड होगा, तो इनका डिफरेंस भी 0 जैसा हो जाएगा, तो शुरू में 0 बाद में 0, तो बीच में तो कोई पीक आना चाहिए डेफिनेटली, तो ग्राफ कुछ ऐसे ही होना चाहिए इनका। 11 समझ में? सर ये लास्ट स्टेप से समझ नहीं आई सर ये NB E लैम्डा 2t सर, ये हाँ। E लैम्डा 2t सर कहाँ गया सर? यस सर, ये बोल रहे हो क्या? यस सर। इससे डिवाइड कर दिया ना वहां, इससे डिवाइड कर दिया वहां, इसमें इससे डिवाइड करा तो लैम्डा 2t गया, केवल लैम्डा 1t बचेगा, और यहाँ 1 था तो 1 अपॉन दिस ये आ जाएगा, आ रहा है? आ गया सर, यस सर, थैंक यू सर। तो इस तरह का हमारे पास ग्राफ मिलना चाहिए बी के पार्टिकल के नंबर का। अब ये ग्राफ हमें बता रहा है कि एक समय पे बी के पार्टिकल मैक्सिमम अमाउंट के होंगे, बी के पार्टिकल की किसी समय पे वैल्यू मैक्सिमम होगी, दिख रहा है आपको ग्राफ में ऐसा? बताओ। दिख रहा है सर। तो अब क्या फर्ज बनता है आपका?
यस त्रिलोक, बिल्कुल सही। क्या फर्क बनता है बाकी बच्चों आपका? वो पॉइंट निकालना है। बिल्कुल सही। ये समय बताओ, पहली चीज तो ये टाइम बताओ, किस टाइम पर मैक्सिमम है, और मैक्सिमम नंबर क्या होगा ये भी बताओ। किस समय पर मैक्सिमम आएगा और मैक्सिमम नंबर क्या आएगा ये भी बताओ। दोनों चीज आपको करना है। तो क्या आप पे छोड़ दूं ये मैं? यस सर। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो इसको छोड़ दिया मैंने आप पे, है ना? नहीं आएगा सर पूछ लेंगे ना। हाँ, नहीं आएगा तो पूछ लेना। वैसे क्यों नहीं आएगा ये, मतलब इसमें ऐसा क्या लग रहा है जो नहीं आएगा? मैथ्स में इससे ज्यादा क्वेश्चन करे आपने तो, मतलब अगर आप उसको मैथ्स का क्वेश्चन जैसे सोचो करना ना कैसे तो है थोड़ा। सर? हाँ, मतलब हिंट हिंट दे दीजिए कैसे करना है, अरे कर ही मैक्सिमम लेंगे। मिनिमा, और क्या हिंट क्या दो उसके में? मैक्सिमम मिनिमा मैथ्स में पढ़ा है ना, मैक्सिमम मिनिमा। पढ़ा है सर। हाँ, तो ये बी का नंबर ये एक वाई वेरिएबल जैसा है और ये टाइम के साथ बदल रहा है, तो ये टी एक एक्स जैसा है, तो वाई इज डिपेंडेंट ऑन एक्स। और आपको पूछा है कि वाई किस समय पे किस एक्स पे मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम मिनिमा पढ़ा है आपने, मैक्सिमम मिनिमा के कॉन्सेप्ट लगाओ, हो जाएगा। ठीक है, तो इट्स प्योरली मैथ, आप कर सकते हैं इसे। चलिए, तो ये आप पे छोड़ा है मैंने। तो अभी हमने क्या पढ़ा है बेसिकली, सीक्वेंशियल डीके। सीक्वेंशियल डीके में हमने क्या पढ़ा कि मैंने मान लिया कि कोई एक एलिमेंट ए था जो बहुत सारा रखा हुआ था शुरू में, वो ए के शुरू में एन नॉट पार्टिकल रखे हुए थे, और उससे बी बन रहा है ए से, और फिर बी भी स्टेबल नहीं है, वो सी में कन्वर्ट हो रहा है, और ए से बी बनने का डीके कांस्टेंट लैम्डा 1 है, और बी से सी बनने का डीके कांस्टेंट लैम्डा 2 है। ऐसा मैंने मान लिया। बी और सी इनिशियली थे ही नहीं वहां, जीरो अमाउंट में थे, और ये मेरा अजम्पशन लेके मैंने स्टार्ट करा। मैंने दोनों तीनों पार्टिकल के नंबर की डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी। उसके बाद मैंने ए की डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत आसान थी, इसका इंटीग्रेशन हम करे हुए कई बार, तो इसका इंटीग्रेशन करके एन की इक्वेशन आ गई। बी की डिफरेंशियल इक्वेशन लेके चला, उसको सॉल्व करा, थोड़ा मैथमेटिक्स लगाना पड़ा मुझे, और फाइनली बी के नंबर की इक्वेशन यहाँ आ गई। तो बी के पार्टिकल किस तरह से वेरी कर रहे होंगे वो मिल गया मुझे। उसका ग्राफ देखा तो ये आया, और ग्राफ में आपको समय पता चल रहा है, एक समय पे ये मैक्सिमम है, किस समय में मैक्सिमम है आपको निकालना पड़ेगा। इस पे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, तो ये जरूर निकाल के रखिएगा आप। वेरी गुड त्रिलोक, बहुत बढ़िया, त्रिलोक ने निकाल भी लिया है, वेरी गुड त्रिलोक। सो इस पे टाइम भी निकालना है और कितना मैक्सिमम नंबर आएगा वो भी निकालना है ना। तो ये हमने निकाला बी के पार्टिकल किस तरह से बदल रहे हैं। तो अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो किसी समय पे बी के पार्टिकल का नंबर पूछ लेंगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बी के पार्टिकल कब मैक्सिमम होंगे ये पूछ लेंगे, है ना। अच्छा, जिस समय बी के पार्टिकल का नंबर मैक्सिमम होगा उस समय उसका नंबर का डिफरेंशिएशन जीरो आना चाहिए, डी एन बी बाई डी टी जीरो होना चाहिए। सही बात है क्या? बी के पार्टिकल अगर मैक्सिमम नंबर के है तो उसका डिफरेंशिएशन समथिंग इज मैक्सिमम और मिनिमम, तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो आएगा विद टाइम। सही है ना? बोलो। यस सर। है ना। सो डी एन बी बाई डी टी जीरो होना चाहिए जब वो मैक्सिमम है। तो ऐसा होने के लिए क्या होना चाहिए, देखो, लेमडा 1 एन ए शुड बी इक्वल टू लेमडा 2 एन बी, लेमडा 1 एन ए शुड बी इक्वल टू लेमडा 2 एन बी। लेमडा 1 एन ए वो रेट है जिससे ए से बी बन रहा है, और बी से सी बनने का रेट है लेमडा 2 एन बी। मतलब ए से बी बनने का रेट और बी से सी बनने का रेट जस्ट बराबर हो गए, तो बराबर हो गए उस समय बी के पार्टिकल मैक्सिमम अमाउंट में। ठीक है, शुरू में क्या हो रहा होगा, यहाँ पे बी के पार्टिकल तो थे ही नहीं शुरू में, धीरे धीरे उनका नंबर बढ़ा 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 बढ़ा, उनका नंबर बढ़ने से बी से सी बनने का रेट बढ़ा। एक समय बी से सी बनना और ए से बी बनना बराबर हो गया, तो इनका पार्टिकल मैक्सिमम हो गए। उसके बाद बी से सी ज्यादा बन रहे, इसलिए सी बनने की वजह से बी कम होते जा रहा है, और ए के कम होने से बी का बनने की रेट भी कम हो रही है। तो ये प्रोसेस हो जाएगी, ए से बी बनने की रेट धीरे धीरे कम होगी क्योंकि ए के नंबर कम होते जाएंगे। ये समझ में आ रहा है? ए के पार्टिकल बी में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, तो ए का नंबर कम होते जा रहा है, ए का नंबर कम होते जा रहा है, तो ए से बी बनने की रेट भी कम होते जाएगी। आ रहा है समझ में? बोलो। ए के पार्टिकल धीरे धीरे कम होते जाएंगे क्योंकि ए से बी बन रहा है, तो ए के नंबर कम होते जाएगा, और ए का नंबर कम हुआ तो ए से बी बनने की रेट कम हुई, ए से बी बनने की रेट कम होती जा रही है। बी के पार्टिकल जितने बढ़ते जाएंगे उससे सी बनने का रेट बढ़ेगा, तो एक समय दोनों बराबर हो गए, उस समय बी के नंबर मैक्सिमम हो गए। उसके बाद ए से बी भी कम रेट से बन रहा है, बी से सी धीरे धीरे बनते जा रहा है, इसलिए सी का बी का नंबर कम होते जा रहा है, बी का नंबर कम होते होते अल्टीमेटली जीरो हो जाएगा। सारा प्रोसेस समझ में पूरा? यस सर। ओके, चलिए
तो थोड़ा है सिक्वेंशियल डीके अपन ने पढ़ा आज। सिक्वेंशियल डीके में मैंने जो आपको सिक्वेंशियल डीके पढ़ाया अभी, उसमें ए से बी और बी से सी दोनों ही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिए मैंने आपको, दोनों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिए, ठीक है। तो ये अगर अच्छे से समझ में आया है तो अपन एक केस और पूछा जाता है एग्जाम में कभी कभी। पहली प्रोसेस वो दे देते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, वो बोल देते हैं कि ए से बी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, या ए से बी बनने का रेट कांस्टेंट है, फिर बी से सी बनने का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब कुछ पूछ लेते हैं वो, तो वैसे क्वेश्चन भी देख लेते हैं अपन। पहले तो ये अच्छे से आया कि नहीं ये समझ लो आप, कुछ भी दिक्कत है तो उसमें देख लो, एक बार अच्छे से सोच लो, कुछ डाउट है तो पूछ लो। चलिए, आई थिंक सब क्लियर है, तो आगे बढ़ते फिर अपन। केमिस्ट्री में पढ़ा था सिक्वेंशियल डीके, यस, ओके, वेरी गुड। चलिए, तो अब सिक्वेंशियल डीके का एक टाइप देख रहे हैं अपन, टाइप 2 समझ लो आप। ए से बी बन रहा है, बी से सी बन रहा है, और सी चलो स्टेबल, यहाँ पर भी सी को मैंने स्टेबल माना था, सी से आगे कुछ नहीं बन रहा है ना, मैंने ऐसा सी को बदलते हुए नहीं माना था वहां पे भी। अब ए से बी बनने की जो रेट है ना, वो सपोज कांस्टेंट रेट है, कांस्टेंट रेट कितना है वो रेट, सपोज आर, और बी से सी बनने का डीके कांस्टेंट लैम्डा 2 है, ये कांस्टेंट रेट है। इसका मतलब क्या है कि ए के टूटने का रेट इक्वल टू आर, कांस्टेंट, या बी जो है उसके पार्टिकल देखो तो आर रेट से बन रहे हैं, तो फिर टूटने का रेट हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ बी इंटू लैम्डा। बी के जो बनने का रेट है वो कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट रेट से बन रहे हैं, और फिर डी क्या होगा उनका, किसी समय बी के नंबर एन बी है तो एन बी इंटू लैम्डा, इस रेट से डी के हो रहेंगे वो सी में। तो बी बन रहा है एट कांस्टेंट रेट और डी के होते जा रहा है। बनने का रेट कांस्टेंट मतलब कि हर सेकंड इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल मिल रहे बी के, 10 20 30 जो भी नंबर सेट हुआ है वो इक्वल है, विथ टाइम बी हमेशा इक्वल नंबर में बन रहा है। आ रहा समझ में क्या बात चल रही है अपनी, यहाँ हो क्या रहा है, समझ में आ रहा है ये बताओ। ए से बी बनना कांस्टेंट रेट से हो रहा है, बी से सी लैम्डा 1 लैम्डा रेट है, मतलब ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलिए, वेरी गुड लोग, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी, कैसे बोल देंगे वो लोग आपको कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर है जिससे ना कोई एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई बन रहा है, न्यूक्लियर रिएक्टर से वो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई कांस्टेंट रेट से बन रहा है, और वो जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई बन रहा है वो भी अनस्टेबल है, वो तीसरे में कन्वर्ट हो रहा है, और उसका कन्वर्जन का आपको डीके कांस्टेंट दे दिया या हाफ लाइफ दे दी, और फिर कुछ पूछ लिया आपसे, है ना, तो वही प्रोसेस ये हो जाएगी, कांस्टेंट रेट से बनना, फिर वहां से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होना, ठीक है। चलो, अब इसके अंदर बी के नंबर की जो इक्वेशन है हमारे पास ये आ गई है, जरा इसे हम इंटीग्रेट करते हैं। तो देखो, इसे मैं लिख सकता हूं डी एन बी इक्वल टू, ये आर माइनस लेमडा एन बी नीचे लेके आता हूं मैं यहाँ, और डी टी वहां ऊपर भेज देते हैं। ये एक आसान डिफरेंशियल इक्वेशन है, इंटीग्रेट करा सकते हैं। पी जीरो पे बी के पार्टिकल का नंबर कुछ है, मान लो एन बी नॉट है, किसी समय टी पर बी के पार्टिकल बी है, बस अब इंटीग्रेट कर लो दोनों साइड। ये नीचे लीनियर एक्सप्रेशन है, देखो ये एनबी के साथ बाकी सब चीजें कांस्टेंट है, लेमडा कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो एक लीनियर एक्सप्रेशन है। ऐसा जब होता है ना 1 लीनियर, तो उसका इंटीग्रेशन ln में आता है, आर माइनस लेमडा ln एनबी r plus lambda n minus ना, b। और जो भी एनबी के मल्टीप्लीकेशन में उससे डिवाइड भी करेंगे, लिमिट लगा दो एनबी नॉट से लेके एनबी तक, और उधर टाइम का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, उसमें लिमिट लिख दो 0 से टी। चलो, तो यहाँ पे आप लिमिट पुट कर दो, है ना, थोड़ा अरेंज करो, तो तुम्हें इजीली बी के नंबर की इक्वेशन मिल जाएगी। मैं कर देता हूं आपके लिए,
तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर तो टी आ जाएगा, देखो लिमिट रखेंगे टी और 0 रखेंगे तो ये लेमडा कांस्टेंट है, इसको उधर मल्टीप्लाई कर लेते, उधर मल्टीप्लाई कर लेते, तो यहाँ आ जाएगा ln, पहले n भी रखा तो r माइनस लेमडा एन बी, फिर माइनस ln r माइनस लेमडा एन बी नॉट, ये आएगा। पहले अपर लिमिट रखी फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट, उधर लिमिट सिर्फ ये आएगी और माइनस लेमडा मल्टीप्लाई हो गया, लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम बाय कर दो, बी की पावर में कन्वर्ट कर लो, r माइनस लेमडा एन बी डिवाइड बाय r माइनस लेमडा एन बी नॉट should equal to e to the power minus lambda t. Now you can arrange it further. इसको वहां मल्टीप्लाई कर दो, ये n से थोड़ा सा और अरेंज कर लो, तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी nb की। और r माइनस लेमडा कैंसिल हो जाएगा ना? r माइनस लेमडा कैंसिल हो जाएगा, कैसे कैंसिल होगा? हाँ कॉमन निकाला r। ये nb नॉट है ना, नीचे यहाँ नंबर अलग मल्टीप्लाई करा हुआ है ना बेटा, ओ यस सर यस, है ना, ये nb नॉट है, ये नंबर अलग है, तो इसको वहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो r माइनस लेमडा एन बी इक्वल टू r माइनस लेमडा एन बी नॉट e टू द पावर माइनस लेमडा t, ये उठा के वहां ले जाते हैं, उसको उठा के यहाँ लाते हैं और लेमडा से डिवाइड कर लो, तो ओवरऑल इक्वेशन फिर मेरे पास आने वाली है nb इक्वल टू 1 बाय लेमडा, ये एक r दिख रहा है मुझको तो r बाय लेमडा कर लेते हैं, माइनस ये इधर आया उसको लेमडा से डिवाइड करा, r बाय लेमडा माइनस एन बी नॉट इंटू द पावर माइनस लेमडा टी, ये आ गया, इसको उठा के उधर ले गया, इसको यहाँ लाया, फिर लेमडा से डिवाइड कर दिया, तो ये इक्वेशन मिल गई फाइनली एनबी की। सो नंबर ऑफ पार्टिकल बी की एक इक्वेशन मिल गई, बी के पार्टिकल की टाइम के साथ मेरे पास इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन का चाहो तो ग्राफ भी बना लो, है ना। सो हमें बी की इक्वेशन पूछ लेते, कभी कभी वो लोग की इक्वेशन निकालो, या टाइम दे देते हैं कितने टाइम पे इनका नंबर कितना होगा ऐसा पूछ लेते, तो इक्वेशन आ गई है, सब कुछ कर सकते हैं। अब आप बोलो, आ रहा है समझ में? सर इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है क्या? क्या बोल रहे हो? इसको शॉर्ट तरीके से नहीं निकाल सकते? देखो, अगर आईटी जेई एडवांस में अच्छे नंबर लाना है तो शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह सब अवॉइड करना चाहिए, अगर नंबर लाना है तो, ठीक है। और नहीं लाना है तो फिर तो कोई भी ट्रिक करो, फिर क्या, फेल होना है तो बहुत सारे तरीके होते हैं उसके, ठीक है। देखो आप लोग यार, मतलब मुझे ये चीज ना बहुत अच्छी नहीं लगती, बच्चा जब ट्रिक के बारे में पूछता है, क्योंकि हम पढ़ रहे जेई एडवांस के लिए, जेई के लिए पढ़ रहे हैं, एंड जेई एडवांस के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, है ना। जेई एडवांस एक टफ एग्जाम है, आप ये ध्यान रखिए, आप इंडिया के प्रीमियर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए पढ़ रहे हैं, एग्जाम टफ है। कोई बोले जेई एडवांस आसान होती है तो वो झूठ बोल रहा है, ठीक है। जेई एडवांस के क्वेश्चन सारे टफ आते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन कभी कभार ऐसा आसान आ जाते हैं, तो ये जो पूरा अपन पढ़ रहे सीक्वेंशियल डीके, ये टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में आ जाएगा, तो इनको करने के लिए थोड़ा तो मैथ्स लगाना ही पड़ेगा। और मैं इसलिए ट्रिक अवॉइड कराता हूं क्योंकि जेई के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो हर साल नया कुछ करते हो, तो अगर ट्रिक के चक्कर में पढ़ते हो ना, तो आपको क्या रहता है, जो नया क्वेश्चन आता है ना उसको कर नहीं पाओगे, आपको जो नई चीज पूछ ली उसमें आप फंस जाओगे फिर ट्रिक लगा के। तो मेरे एक्सपीरियंस से मैं इसलिए ट्रिक अवॉइड करता हूँ, क्योंकि बच्चे को ना बेसिक से स्ट्रॉन्ग आना चाहिए, तो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है बच्चा बेसिक से करे, समझे? यस सर, ओके। चलिए, तो मुझे नहीं लगता इसमें ज्यादा कुछ टफ है, बेसिकली हमने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है, अभी आपने डिफरेंशियल इक्वेशन मैथ्स में पढ़ी नहीं, शायद इसलिए थोड़ा ज्यादा टफ लगे, पर अगर एक बार डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लोगे ना, तो मैथ्स के एंगल से देखो तो तुम्हें बहुत आसान लगेगा। देखो बस छोटा सा मैथ्स ही तो है, देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व ही तो करी मैंने, और क्या करा, तो मैथ्स के हिसाब से देखो तो बहुत आसान है। मतलब आप है ना, फिजिक्स को सिर्फ फिजिक्स मत सोचो, फिजिक्स प्लस मैथ्स सोचो, तो आपको लगेगा अरे ये तो मैथ्स करा है और ये तो बहुत आसान मैथ्स है आपके लिए, क्योंकि मैथ्स में इससे ज्यादा कठिन क्वेश्चन आपको कराते हैं, तो इससे थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू बदलोगे तो आपको बहुत आसान लगने लगेगी चीजें। चलिए, आया क्या ये? इज इट क्लियर? यस। त्रिलोक बोल रहा है सर सी का नंबर निकाल सकते हैं, हाँ
बिल्कुल निकाल सकते हैं सी का नंबर, सी का नंबर भी निकाल सकते हैं हम। अब कोई सी की बात कर रहा है, जैसे त्रिलोक ने बात करी, सी का नंबर बताओ, तो बी जिस रेट से टूट रहा है उसी रेट से सी बन रहा है। सी के बनने का रेट वो क्या होगा, लेमडा इंटू बी का नंबर। ये लेमडा एन बी रेट से बी टूट रहा है, इसी रेट से सी बन रहा है। अब बी का नंबर आपको पता है, इंटू लेमडा कर दो, टीटी लगाओ, इंटीग्रेट करो, यू विल गेट नंबर ऑफ सी। आ रहा है क्या समझ में, है ना। आप यहाँ dt मल्टीप्लाई करो और इंटीग्रेट कर दो, तो बस ये इक्वेशन जो लिखी है इसमें dt मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर लो, यू विल गेट नंबर ऑफ सी। हो जाएगा, आप कर पाएंगे खुद से, बताइए। यस, त्रिलोक बता रहा है, यस, वेरी गुड त्रिलोक। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करना आना चाहिए, तो इंटीग्रेशन पढ़ा दिया क्या आपको, r बाय लैम्डा एक कांस्टेंट है, इनटू dt आएगा। रनिंग में है सर। इंटीग्रेशन नहीं हुआ अभी? यस सर, ये वाला हो गया सर, ये वाला सर, पार्ट हो गया। इनडिफाइनाइट हो गया। यस सर, इंडेफिनिट इंडिफिनिट हो गया सर। इंटीग्रेशन हो गया ना, तो हो गया मतलब इंटीग्रेशन। यस। तो हाँ, ये आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगा। पहले तो लेमडा मल्टीप्लाई करो बी में, तो इसमें लेमडा मल्टीप्लाई करो, बताओ क्या आएगा। लेमडा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये पूरा R एक्सप्रेशन माइनस इनटू लेमडा आ जाएगा। r माइनस, यस हाँ, सर, है ना। फिर R डी माइनस एन सी इक्वल टू क्या मिल जाएगा अपन को, लेमडा इंटू एन बी, मतलब ये क्या लिखा है, आर माइनस लेमडा इनटू डॉट e की पावर माइनस लेमडा टी इंटू डी टी। अब दोनों साइड कर लेते हैं इंटीग्रेशन, यस सर, हो जाएगा है ना। इतना। हाँ, मान लो शुरू में एनसी 0 है, बाद में एनसी होगा, लिमिट 0 से टी, तो इधर इंटीग्रेशन डीएनसी का एनसी हो गया, लिमिट 0 से एनसी ये आ जाएगा, वहां इंटीग्रेट कर दो। आर डी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, जल्दी बोलो, आर टी माइनस, है ना, ये सब कांस्टेंट है, e की पावर माइनस लेमडा टी dt, उसका यस सर, वही इंटीग्रेशन आएगा 0 e की अपन पावर माइनस माइनस लेमडा लेमडा। टी अपॉन माइनस लेमडा। यस सर, अब उसमें लिमिट भी डालना है, t और 0, तो t डालेंगे तो ये बनेगा और 0 डालेंगे तो 1 आएगा। लिमिट का ध्यान रखना है, इसमें लिमिट में सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं बच्चे। e की पावर लेमडा 2t, इसमें 0 डालो तो e की पावर 0 1 हो जाएगा ना। आ रहा है क्या समझ में वो, यस। और ये माइनस माइनस हम कैंसिल कर लो, प्लस कर दो, यह आ गया एनसी, यह आ गया नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सी। बताओ आया, यस, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो, पहली चीज तो देखो, आपको जब भी जेई के लिए पढ़ना है तो ये आपको दिमाग में बिठाना पड़ेगा बच्चों की, जेई एडवांस इज अ टफ एग्जाम। उसके लिए आपको है ना मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों पे अच्छी कमांड चाहिए, और मैथ्स तो स्पेशली अच्छा आना ही चाहिए, क्योंकि वो फिजिक्स में भी लगता है, फिजिक्स में भी मैथ्स का बहुत यूज होता है। जैसे दिख ही रहा है यहाँ पे, जो ये इक्वेशन जो पहले लिखी मैंने, ये और ये फिजिक्स से लिखी मैंने। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या होता है, ये फिजिक्स से लिखा। उसके बाद तो इंटीग्रेट करना है, सब पूरा मैथ्स है, ठीक है। और फिर ये भी इक्वेशन मैथ्स से लाएगा। तो मैथ एक तरह से बैकबोन हो गई फिजिक्स की बच्चों, बिना मैथ्स के तो फिजिक्स में कुछ नहीं कर पाएंगे अपन। तो मैथ्स आपका स्ट्रांग होना चाहिए, उससे फिजिक्स के क्वेश्चन बनेंगे। फिर केमिस्ट्री अच्छा होना चाहिए, देखो क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि केमिस्ट्री के क्वेश्चन थोड़े से कंपैरेटिवली इजी आते हैं या जल्दी हो जाते हैं, ऐसा बोल सकते हैं अपन। तो हमें मैथ्स और फिजिक्स में टाइम लगता है बहुत ज्यादा, और केमिस्ट्री में कम लगता है, तो केमिस्ट्री करके टाइम बचा सकते हैं, वो अपन मैथ्स और फिजिक्स को डिवोट कर सकते हैं। तो ऐसे करके ओवरऑल अपन ज्यादा मार्क्स लेके आ सकते हैं एग्जाम में। तो इसलिए तीनों सब्जेक्ट पे इक्वली गुड कमांड चाहिए आपको, तो वो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए तीनों सब्जेक्ट के अच्छे से। और कभी भी देखो टफ क्वेश्चन आए ना, तो हमको ये नहीं सोचना कि अरे यार ये टफ जा रहा है इसको छोड़ो, ऐसा करोगे तो फिर सब कुछ छोड़ोगे आप तो, क्योंकि पूरा जेई टफ है, पूरा जेई टफ है, ठीक है। तो हमें टफ की प्रैक्टिस चाहिए, कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करो तो आसान हो जाता है। तो प्रैक्टिस करो, जस्ट जितने ज्यादा टफ क्वेश्चन देखोगे करोगे उतना वो आसान लगने लगेंगे, और जितना उनसे डर लगेगा, जितना उनको छोड़ोगे, जितना सोचो कि अरे इसकी कोई ट्रिक मिल जाए या इसको कुछ और तरीका मिल जाए, तो फिर अगर उनसे लड़ोगे नहीं ना, तो आपको फिर आएगा नहीं करता कभी भी। तो इफ यू वांट टू बी अ गुड इंजीनियर, और इफ यू वांट टू बी इन गुड इंजीनियरिंग कॉलेज, तो आपको टफ क्वेश्चन भी करते आना चाहिए, हैंडल करो, होगा,
ठीक है, पहली बार नहीं होता किसी से भी, सबको पहली बार में दिक्कत आती है, पर अगर उन्हें समझने का तरीका बदल दो अपना, हम तोड़ के देखो चीजों को कि कैसे क्या क्या फिजिक्स है क्या मैथ्स है, तो तुमको थोड़ा आसान लगने लगेगा। ठीक है, चलो, इज इट क्लियर? सर वो क्या कहते हैं सर, वो खुशी से ब्लॉग बता रही है सर, मीटिंग में एंटर नहीं हो पाई सर। हाँ, वो उन्होंने जेपी सर ने ब्लॉग वो करा है कुछ। चलो ओके बच्चों, ओके, तो ये आया सिक्वेंशियल डीके अच्छे से। थोड़ा सा मैथमेटिकल होता है सिक्वेंशियल डीके, थोड़ा टफ पड़ता है बच्चों को। अब इन पे क्वेश्चंस क्या आते हैं, तो सिंपल ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, मैथमेटिक्स यहाँ का आना चाहिए, क्वेश्चन सब आसान होते हैं। तो अब मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि ना आप अच्छे से इसकी एचसीवी सॉल्व करो, मॉड्यूल पूरा सॉल्व करो, मॉड्यूल के एक्सरसाइज के सारे अच्छे से करो क्वेश्चन, एचसीवी के क्वेश्चन करो, और जो डाउट आए, दिक्कत आए, जो समस्या आए, वो डिस्कस करते जाओ, पूछते जाओ। तो इस तरह से अपन पूरा ये टॉपिक अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्लियर? चलो, है ना? यस सर। हाँ, और प्रवीण, थोड़ा सा आपका मैंने डाउट जो सुने, मुझे लगा कि थोड़ा सा ये टॉपिक आपने शायद पढ़ा कम है, मतलब केमिस्ट्री में पढ़ा ही नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो प्लीज थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज करो आप, है ना? और जो समस्या है पूछो। सर मैं नहीं, प्रियांशु है वो। अच्छा सॉरी, प्रियांशु, जो भी है, मतलब तो आप जो भी दिक्कत है आपकी, मतलब कहने का मतलब है कि पढ़ो उसको अच्छे से रिवाइज करो, थोड़े से सॉल्व एग्जांपल वगैरह और देख लो आप चाहो एचसीवी के, है ना? और इस टॉपिक को 100% क्लियर करो। देखिए, पूरा मॉडर्न फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आईआईटी के लिए। आईआईटी में मॉडर्न फिजिक्स के दो या तीन क्वेश्चन आ जाते हैं हर साल। जेई एडवांस में एक आध क्वेश्चन तो फिक्स है इस पे, एक तो फिक्स है और एक वेरिएबल होता है। न्यूक्लियर फिजिक्स के पोर्शन पे एक फिक्स आ जाता है और एक उधर फोटो इलेक्ट्रिक एटॉमिक किसी पे पूछ लेते हैं। तो दो क्वेश्चन करीब करीब आ जाते हैं बच्चों इसके ऊपर। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेई के लिए, तो इसको छोड़ना नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, चलो, ये अपना मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे सेमीकंडक्टर। तो एक काम करते, आज नहीं करते, मंडे को डिस्कशन रखा ही है मैंने, तो मंडे को करें स्टार्ट फिर।